वेलकम टू माय चैनल रेलवे अड्डा के दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को अच्छा कर रहे होंगे। आपको दोस्तों डेली एक सेट लगाना ज़रूरी है। आपको कहीं से भी आप सेट ले लीजिए, प्लेटफॉर्म का लीजिए या टेक्स्ट बुक से डेली आप बनाइए एक सेट, जिससे आपको अपना तैयारी का पता लगे। और शुरू करते हैं आज का पहले प्रश्न में। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिवर्ष खेली जाने वाली, यानी कि ये हर हर साल खेली जाती है, 4 ग्रैंड स्लैम होती है साल में। तो उसमें टेनिस प्रतिस्पर्धा में पहली कौन सी होती है। सबसे पहले जो गेम होता है वो पहले मंथ में होता है, यानी जनवरी में होता है। वो दोस्तों कौन होता है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ऑस्ट्रेलियाई ओपन याद रखेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं आपके, पहला है यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में कि ग्रैंड स्लैम में सबसे पहले जो खेला गया था वो विंबलडन को खेला गया था, जो 1877 में शुरुआत किया गया था। विंबलडन दोस्तों ये जो होता है आपको लंदन से होता है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन से। और 1881 में यूएस ओपन होने लगा, यानी अमेरिका का ओपन। 1891 से फ्रेंच ओपन होने लगा, फ्रांस का। और 1905 में ऑस्ट्रेलिया ओपन शुरू हुआ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सबसे लास्ट में होता है, लेकिन शुरुआत में यानी पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है वो जनवरी में होता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया ओपन कराता है। उसके बाद जो है आपको उसके बाद फ्रेंच होता है, जो कि मई मई जून में होता है। उसके बाद विंबलडन होता है जून जुलाई में, और लास्ट में होता है यूएस ओपन अगस्त सितंबर अक्टूबर में। ये होता है आपको लास्ट में यूएस ओपन। आपको ये भी जानकारी होना चाहिए दोस्तों कि विंबलडन जो होता है वो घास के मैदान पर खेला जाता है, जबकि फ्रेंच ओपन यानी फ्रांस जो ओपन होता है वो मिट्टी पर खेला जाता है। और लास्ट में जो ऑस्ट्रेलिया का ये या यूएस ओपन का, ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। दोस्तों इसको आप बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा, ध्यान से याद रख लिया। इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से मिट्टी पर खेल खेला जाता है, तो फ्रेंच ओपन मिट्टी पर। और ऑस्ट्रेलिया और यूएस जो है आपको हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, और घास पर विंबलडन खेल खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिनाका क्या है। व्हाट इज पिनाका। तो दोस्तों पिनाका जो है एंटी टैंक मिसाइल है, या आपको टैंक है, या उपग्रह है, या मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। तो आपको बता दें कि ये एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, जो भगवान शिव जी के या धनुष के नाम पर रखा गया है। और 1980 के दशक में, यानी 1980 के आसपास में जो है डीआरडीओ ने ही इसको पिनाका रॉकेट सिस्टम को डेवलप करना शुरू किया था। भारत का स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल नाग है। ये क्वेश्चन पूछता है भारत का स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है, तो नाग है, जिससे अब इसका नाम हो गया ध्रुवास्त्र भी कहा जाने लगा। और ये भी याद रखिए कि भारत का पहला उपग्रह जो है, पहला सैटेलाइट जो छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, जिसका नाम था आर्यभट्ट रखा गया था उसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तीन और प्रश्न है। दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय करके किस तारीख से यह प्रभावी हुआ। यानी ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश को विलय कर लिया गया, मिला दिया गया है। अब ये दो नहीं एक हो गया है, और ये 26 जनवरी 2020 से ये आपको प्रभावी हुआ है। 26 जनवरी 2020 से 2 साल पहले ये प्रभावी हो गया था, याद रखिएगा। और इसकी राजधानी भी आप जान लीजिए, इसकी राजधानी है दमन, जो कि आपको दादर नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी दमन है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश बना है अलग अलग, वो 31 अक्टूबर 2019 को बना है। और नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 370 था, जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष अधिकार देता था, वो अब समाप्त हो गया है, इसको रद्द कर दिया गया है। और 16 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 जो है संविधान में जोड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि अनुच्छेद 370 जो है संविधान में कब जोड़ा गया था, तो 16 अक्टूबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिवस से क्वेश्चन बहुत अच्छा रहता है, क्वेश्चन याद रखिएगा। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस नेशनल फार्मर्स डे कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए में 23 दिसंबर, 22 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर। ये तो कन्फर्म है कि दिसंबर में होगा। और ये याद रखिए 22, 23, 24, 25 में आपको 23 दिसंबर को होता है। 23 दिसंबर को क्या होता है? राष्ट्रीय फार्मर्स डे होता है। और ये किसके जन्मदिन पे बना होता है, तो आपको बता दें कि भारत के जो जो ये कौन थे आपको, किसान दिवस जो बनाया था चौधरी चरण सिंह जी जो थे, उन्हीं के जन्म दिवस पे बनाया था, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे। और 22 दिसंबर को दोस्तों हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस, राष्ट्रीय नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को। और इनके जन्मदिन पे जो है आपको श्रीनिवास रामानुजम, उनके जन्मदिवस पे ये बनाया जाता है। और 24 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं 24 दिसंबर को। और क्रिसमस डे बनाते हैं हम लोग 25 दिसंबर को। ये आप जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में सीटों के बंटवारा का निर्धारण करती है? यानी कि आपको बता दें कि भारत में जो अनुसूची है टोटल कितनी है, 12 अनुसूची है। इस 12 अनुसूची में कौन सी अनुसूची है, यानी तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, छठी है, जिसमें आपको राज्यसभा में सीटों का बंटवारा का निर्धारण किया गया है? तो दोस्तों बता दें कि आपको राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो हुआ है चौथी अनुसूची में किया गया है। इसके बारे में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखा है कि राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है, यानी कि कोई भी केंद्र शासित प्रदेश जो है राज्यसभा में नहीं आते हैं, ये लिखा है। और लोकसभा में 20 सदस्य जो होता है केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं। लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 0। पांचवी अनुसूची में क्या होता है? पांचवी अनुसूची जो है दोस्तों अनुसूचित जनजाति और जाति से संबंधित है। अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित है पांचवी अनुसूची। और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ATM याद रखिएगा, इसके जनजाति क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है तीसरी अनुसूची में क्या है? तो पहली, दूसरी, तीसरी। पहला अनुसूची में दोस्तों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में आपको जो है पैसा यानी कितना रुपया उनका होगा, जिसे प्रधानमंत्री को कितना रुपया दिया जाएगा, ये है। और तीसरी अनुसूची में है शपथ, अब पैसा के बाद शपथ लेंगे लोग, वो तीसरी अनुसूची में है। कुल 12 अनुसूची आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह होते हैं जिसका भुगतान अपनी सुविधा अनुसार बैंक करता है? तो ये जो कथन है बहुत ही वीवीआई कथन है, जिसको कहा है केटी शाह ने। ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं, केटी शाह, इन्होंने ही ये कथन कहा है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 4 में ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यानी 36 से अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो अनुच्छेद है वो भाग 4 में आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DSPS में जो DPSP में होता है। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है। आपको बता दें कि मौलिक अधिकार जो है अमेरिका देश से ले गया है, अब भाग 3 में ये भारतीय संविधान में है। और भाग आपको टोटल भारत में है 22 भाग है, उप भाग सहित 25 भाग है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के भाग 3 को ही भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है भाग 4 में वर्णित की गई है। क्वेश्चन पूछेगा भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस भाग में है? तो भाग 4 में है, जो कि 36 से अनुच्छेद 51 तक है। और अनुच्छेद 40 में ग्राम सभा का गठन, ग्राम में जो होता है पंचायत गठन, इसका अनुच्छेद होता है, जिसको गांधीवादी दर्शन माना जाता है। अनुच्छेद 40 को ही गांधीवादी दर्शन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर को बनाया था? तो कंबोडिया में जो प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर को बनाया था वो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है। इससे क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं कि यह एक विष्णु मंदिर है, यानी कि जो अंकोर वाट में जो मंदिर है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर विष्णु भगवान का है, जो यहाँ पे लिखे हैं अंकोर वाट का मंदिर भगवान विष्णु का विश्व में सबसे बड़ा मंदिर है। और यह विष्णु मंदिर है। कंबोडिया देश है, इसकी राजधानी न्योम फोम होती है, जिसका पूरा नाम कंबोज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न है, वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है वो कौन सी है? तो आपको बता दें कि ऐसी ग्रंथि है ये अग्न्यास है, पैंक्रियाज, जो एंजाइम भी और हार्मोन दोनों ही स्रावित करती है। एंजाइम और हार्मोन अग्न्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं आपको कि क्या है, लैंगर हंस द्विका जो है अग्नाशय में पाया जाता है। इसमें बीटा कोशिका से, यह बीटा कोशिका से दोस्तों इंसुलिन निकलती है। और इंसुलिन जो है हम लोग के लिए क्यों होती है? फिर हार्मोन से क्या होगा? तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करेगी इंसुलिन हार्मोन। डायबिटीज जो है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है इंसुलिन हार्मोन। और अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन स्रावित होता है। ये भी याद रखिएगा कि अग्नाशय में अल्फा कोशिका भी होती है, जिससे हम लोग ग्लूकागॉन स्रावित वहाँ होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, यकृत है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लीवर, यकृत। पौधों के पत्ती में क्लोरोफिल में जो होती है कौन सी धातु पाई जाती है? तो आपको क्लोरोफिल जो होता है वो आपको पत्तों को पौधे में जो क्लोरोफिल पाई जाती है उसमें मैग्नीशियम धातु होती है, Mg, मैग्नीशियम धातु उसमें पाई जाती है।
आपको बता दें कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है दोस्तों वो सूर्य के रोशनी में भी होती है और सबसे अधिक लाल प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस में होती है? लाल प्रकाश में। जबकि सबसे कम प्रकाश संश्लेषण जो होता है बैंगनी प्रकाश में होता है और हरा प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ये भी दिमाग में रखिएगा कि हरा प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के रचयिता माने जाते हैं क्योंकि, आपको बता दें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है B.R. अम्बेडकर, उनको भारतीय संविधान का रचयिता माना जाता है क्योंकि उन्होंने जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो इनको बनाया था, इसीलिए इनको हम लोग भारतीय संविधान का रचयिता मानते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते थे आपको, अंबेडकर जी को ही आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। आधुनिक भारत का मनु किसको कहा जाता है? तो अंबेडकर जी को। और डॉक्टर अंबेडकर जी जो है संविधान सभा में जो आए थे पहली बार, वो बंगाल से निर्वाचित हुए थे पहली बार, जब देश विभाजन नहीं हुआ था उसके पहले बंगाल विभाजन से, और उसके बाद लेकिन देश विभाजन हो गया था, उसके बाद मुंबई प्रेसिडेंसी से चुन लिए गए थे। और 29 अगस्त 1947 को ही प्रारूप समिति जो है 7 सदस्यीय समिति थी, वो संविधान सभा द्वारा ही दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म संक्रांति उत्तरी गोलार्ध में 21 जून पर पड़ती है, इस दिन क्या होता है? तो ग्रीष्म संक्रांति जो है उत्तरी गोलार्ध में, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून में पड़ती है क्योंकि इस दिन जो है वो वर्ष की सभी दिनों में सबसे लंबा होती है। यानी आपको इससे याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है 21 जून को होता है। यहाँ पे लिखे हुए हैं दिन वर्ष की सभी दिनों में सबसे लंबा होता है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में। जबकि आप दक्षिणी गोलार्ध में किया जाए तो सबसे लंबा दिन जो होता है 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर, हम लोग 22 दिसंबर को क्या बनाते हैं दोस्तों? तो गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण, पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, इसी कारण दिन व रात जो होता है छोटा या बड़ा होता है। दिन हो या रात हो, छोटा और बड़ा कब होगा? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी, इसीलिए। और 23 सितंबर, याद रखिएगा दोस्तों, 23 सितंबर है, 23 सितंबर और 21 मार्च ये दोनों दिन को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात जो होता है बराबर होता है, बराबर बराबर यानी 12-12 घंटा का होता है दिन और रात। कब? 23 सितंबर और 21 मार्च को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पानी में रंग निर्धारण के लिए, अगर पानी में रंग है या नहीं इसके निर्धारण के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया था, जो हम लोग उपकरण का प्रयोग करते हैं, जो मशीन का प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो पानी में रंग निर्धारण जो होता है वो टिंटोमीटर से नापी जाती है। पानी में रंग निर्धारण टिंटोमीटर से मापी जाती है। आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इस सब के बारे में दोस्तों बताया जा रहा है। आप देखिए, आप एक्स्ट्रा फैक्ट को, विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, वर्णक्रम को इंग्लिश में स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के लिए प्रकाश की विशेषताओं को मापने हेतु स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग होता है। जबकि प्रकाश की मात्रा को मापना है, प्रकाश वहाँ पे है या नहीं है उसकी मात्रा को मापना है आपको, तो वो लक्स मीटर का प्रयोग होता है। ये याद रखिएगा, प्रकाश की मात्रा को मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइंस के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। बारूद में मुख्यतः क्या शामिल होता है? मैंने बारूद में मुख्यतः रूप से क्या शामिल होता है, यानी बारूद का सूत्र ही पूछ लिया जाए तो पोटेशियम नाइट्रेट KMnO3 होता है, पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है, यही होता है बारूद में। बारूद के आविष्कारक जो है हम लोग रोजर बेकन को कहते हैं। याद रखिएगा, बारूद को आविष्कार किसने किया था? तो रोजर बेकन ने किया था। जबकि बारूद में कौन कौन मिश्रण होता है? तो बारूद में 3 चीज़ का मिश्रण होता है दोस्तों, आपको बता दें। सल्फर होता है उसमें, चारकोल होता है तथा नाइटर का प्रयोग होता है। बारूद निर्माण में सल्फर, चारकोल तथा नाइटर का बना होता है। और ये याद रखिएगा, डायनामाइट का आविष्कारक, आपको बता दें डायनामाइट जो है एक विस्फोटक पदार्थ है, इसके आविष्कारक के रूप में अल्फ्रेड नोबल, जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। इन्होंने यही आविष्कार गलती से कर दिया था, इसीलिए वो नोबेल पुरस्कार उसको दिया जाता है। और डायनामाइट में जो होता है मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन का बना होता है। डायनामाइट जो होता है नाइट्रोजन ग्लिसरीन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, लोनार झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो झील है जिसका नाम है लोनार झील, ये आपको महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में। और ऑप्शन में आप देख रहे हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, इससे भी कुछ झील है जो आपको बताया जा रहा है। डिडवाना झील, राजसमंद झील और जयसमंद झील।
जहाँ भी संबंध पूछे, जैसे डिंडवाना झील हुआ, राजसमंद झील हुआ या जयसमंद झील हुआ, ये सभी कहाँ है? राजस्थान में है। आप उड़ीसा का बात किया जाए तो भारत की सबसे जो खारे पानी की झील है जो चिल्का झील, वो कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। आपको वेम्बनाड झील है कहाँ? केरल में स्थित है वेम्बनाड झील। और आंध्र प्रदेश का दो झील याद रखिएगा, पुलिकट झील और कोलेरू झील। ये दोनों आंध्र प्रदेश में स्थित झील है, कोलेरू झील और पुलिकट झील। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं। प्रसिद्ध स्थान है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी किस राज्य में स्थित है? भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है महेंद्रगिरी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर होती है। तेलंगाना की हैदराबाद हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो जाएगी। तो महेंद्रगिरी दोस्तों उड़ीसा में है। और इससे एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिएगा, पश्चिमी घाट जो है वो पर्वत को ही सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत को ही हम लोग क्या कहते हैं? सह्याद्री पर्वत। जबकि पूर्वी घाट जहाँ पे महेंद्रगिरी है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी ही महेंद्रगिरी की चोटी है। पूर्वी घाट की सब, ये भारत का नक्शा है, तो भारत के नक्शा में ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी की चोटी है। वही बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। दो नर पे दो दा बेटा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अरावली पर्वत जो है एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत है। क्वेश्चन पूछेगा अरावली पर्वत किस प्रकार का उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार करता है? यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति के द्वारा होती है, वो भी आर्टिकल 75 के तहत, यानी अनुच्छेद 75 के अनुसार जो होती है नियुक्ति होती है। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 74, आपको ऑप्शन ए में दिखा होगा 74, 74 के अनुसार जो होता है राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने होते हैं। राष्ट्रपति उनके कार्य के कैसे कैसे कौन करेगा काम, उनको सलाह कौन देगा, तो उसके लिए एक मंत्री परिषद होती है। और उस मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए नरेंद्र मोदी अभी हैं। और संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होगा राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह किस अनुच्छेद में है? तो आपको बता दें कि मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यह अनुच्छेद 75 के 3 में है। 75 के 3, 75 के 3 में है। एक्स्ट्रा फैक्ट में देते हैं 75 के 2 में क्या है? तो 75 के 2 के अनुसार जो है मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद ही धारण करेंगे। यानी राष्ट्रपति जब बोलेंगे उनके बाद ही मंत्री जो है अपना पद धारण करेंगे। ये 75 2 के अनुसार कहा गया है। नेक्स्ट 75 3 के अनुसार जो है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। और आर्टिकल 76 में क्या है? तो भारत का महान्यायवादी है। आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, रक्त कैंसर रोग को नियंत्रित करने के लिए कौन समस्थानिक उपयोग होता है? तो आपको बता दें, रक्त कैंसर रोगों को नियंत्रित करना है तो उसके लिए आपको कोबाल्ट 60, ये कोबाल्ट 60 याद रखें, कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है रक्त कैंसर के नियंत्रित करने के लिए, समस्थानिक कोबाल्ट 60 का। और चट्टान आपको है, चट्टान की आयु ज्ञात करना है तो यूरेनियम 235 का प्रयोग होता है चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए। और यहाँ पे है क्या, यहाँ पे आपको ऑप्शन और दिख रहा होगा क्या, आयोडीन 131, और यहाँ पे सोडियम 24 है और यूरेनियम 235 है। इससे भी प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो रेडियो सक्रियता की खोज जो दोस्तों हेनरी बेक्यूरेल ने किया था, रेडियो सक्रियता की खोज। ऑप्शन बी में है कुलम, सी में है मेंडलिफ, डी में है मार्कोनी। इनसे प्रश्न ये बनेगा, विद्युत आकर्षण के नियम किसने दिया? विद्युत आकर्षण का नियम कुलम ने दिया था, जबकि आवर्त सारणी की खोज मेंडलिफ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समिति से संबंधित है, इससे बहुत अच्छा वीवीआई क्वेश्चन पूछता है। गोईपुरिया समिति किससे संबंधित है? चीनी उद्योग से, वस्त्र नीति से, राष्ट्रीय आय से, या बैंक सेवा सुधार से? तो गोईपुरिया समिति का संबंध दोस्तों है बैंकिंग सेवा सुधार से है। और आपको चीनी उद्योग का पूछे तो चीनी उद्योग जो है महाजन समिति, हम लोग जो चीनी लेंगे किससे लेंगे? महाजन समिति से लेंगे। तो याद रखिएगा चीनी उद्योग महाजन समिति से हो जाएगा। और सत्यम समिति से संबंध है वस्त्र, वस्त्र जो है वस्त्र नीति सत्यम समिति से संबंधित है। जबकि राष्ट्रीय आय का बात करें 1949 में स्थापना हुआ था, उसको महालनोबिस समिति के द्वारा संबंधित है। तो महालनोबिस समिति यानी राष्ट्रीय आय से।
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और जय हिंद जय भारत।